नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन में आज हम बात करेंगे हमारे देश में रेडियो का जो प्रसारण है उसकी क्या समस्याएं हैं, क्या संरचनात्मक सुधार जो होने चाहिए थे वो क्यों उतने ठहरे हुए हैं, और जागरूकता, एक जागरूक नागरिकता को विकसित करने में रेडियो का जो बड़ा योगदान हो सकता है या होता है समाजों में, वो क्या हम पूरा कर पा रहे हैं, उसको लेकर, उस एजेंडे को लेकर क्या हम सतर्क हैं। और अगर देखा जाए तो बस 8 साल बाकी हैं, भारत में रेडियो प्रसारण के 100 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन सूचना और ज्ञान का ये सबसे सहज, सस्ता और सतत साधन आज भी इस महादेश के बड़े हिस्से और बड़ी आबादी को कवर नहीं करता। 1 अरब से ज़्यादा आबादी के हमारे समाज में फिलहाल 245 व्यावसायिक रेडियो केंद्र और ऑल इंडिया रेडियो का बड़ा नेटवर्क है। सामुदायिक रेडियो जैसे बेहद कारगर सूचना ज्ञान के मंच को हमने लंबे समय तक आजमाया ही नहीं। ले देकर 13 साल पहले हमारे यहाँ सामुदायिक रेडियो शुरू हुए। इस वक्त इन केंद्रों की संख्या 179 बताई जाती है, जबकि नेपाल जैसे पड़ोसी और अपेक्षाकृत छोटे देश में सामुदायिक रेडियो के 260 से ज़्यादा केंद्र पूरी सक्रियता के साथ संचालित हैं। बड़े बड़े आर्थिक सुधारों में जुटा महादेश आखिर सूचना ज्ञान के इन माध्यमों के लोकतांत्रिकरण और सामुदायिकीकरण को लेकर इतना संकुचित क्यों है? एक महत्वपूर्ण विवाद में हस्तक्षेप करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 1995 में कहा कि ध्वनि तरंगें यानी एयरवेज सार्वजनिक संपत्ति हैं, इनका उपयोग भी जनहित में होना चाहिए। रेडियो और खबरों के प्रसारण से जुड़ा एक विवाद अब भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की उस ऐतिहासिक टिप्पणी को जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जा सका। बड़ा सवाल उठता है, लोकतांत्रिक समाज के रेडियो या ध्वनि तरंगों पर सरकार या कुछ बड़े निजी घरानों की ही इजारेदारी क्यों? पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग का सही परिप्रेक्ष्य और सही संरचना क्या होनी चाहिए? रेडियो से जुड़े कुछ ऐसे ही जटिल और पेचीदा सवालों पर आज हम बात करेंगे अपने 3 खास मेहमानों से। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और बीबीसी में लंबे समय तक पत्रकारिता कर चुके सतीश जैकब साहब। हमारे साथ हैं विपुल मुदगल, जो कॉमन कॉज के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। और हमारे साथ हैं उदय चावला, जो देश में एफएम रेडियो ऑपरेटर्स हैं, उनकी एसोसिएशन के आप सेक्रेटरी जनरल हैं। हम तीनों लोगों का स्वागत करते हैं और शुरुआत विपुल आपसे करते हैं। अपने देश में अगर देखा जाए, मैं 95 को एक टर्निंग पॉइंट मानता हूं। ये ठीक है कि हमारे यहाँ 1923-24 से रेडियो प्रसारण शुरू हुआ और उसको बाद में टेक ओवर किया गया। बहुत सारा एक्सपेंशन हुआ है, लेकिन जो एक अपेक्षा होनी चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट ने खासकर एयरवेव्स के बारे में, ध्वनि तरंगों के बारे में जो अपनी भावना व्यक्त की थी, जो बिल्कुल हमारे लोकतांत्रिक समाज के लिए एक बेहद सटीक बैठती है, क्या उस लाइन पर अगर हम आप बात करें तो रेडियो का पूरा परिदृश्य अपने देश में कैसे देखते हैं आप? आपने बिल्कुल ठीक शुरुआत की उर्मिलेश जी, जब आपने कहा कि ये जो नॉलेज सोसाइटी है ना, जो ज्ञान पर आधारित समाज है, उसमें लोग एक अलग तरह की अपेक्षाएं हैं। अब हर एक नागरिक से ये अपेक्षा है कि वो एनलाइटेंड नागरिक होगा, वो ज्ञान विज्ञान उसके पास होगा, उसके पास जानकारी होगी तो उसमें गवर्नेंस में मदद मिलेगी, उसके पास जानकारी होगी तो प्रजातंत्र को मदद मिलेगी, उसके पास अगर अच्छी जानकारी होगी तो सिटीजनशिप जिसे कहते हैं, नागरिकता के अधिकार, जो तमाम तरह के अधिकार हैं, उसके कर्तव्य हैं, उसके बारे में मदद मिलेगी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये इसके बहुत बड़ा माध्यम इसका एक रेडियो है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि रेडियो अगर आप ध्यान से देखें तो कई जगहों पे हमारे यहाँ शायद ये माना जाता है कि रेडियो समाप्त हो रहा है, टीवी बढ़ रहा है, जबकि असलियत ये है कि रेडियो कहीं भी समाप्त नहीं हो रहा। इतना सहज माध्यम है, इतना अच्छा माध्यम है कि इसका सिर्फ विकास होना है। और जो आपने कम्युनिटी रेडियो की बात की, सामुदायिक रेडियो, उसका तो जितना विकास हो, हिंदुस्तान में कम से कम 10,000 रेडियो स्टेशन की जगह है। डिजास्टर्स के क्षेत्र में जैसे अभी चेन्नई मैं विपुल उस विषय को अलग से उठाऊंगा, हम बिल्कुल उस पर आएंगे। लेकिन इस बीच में मेरे दिमाग में एक, भाई हम रेडियो को जब देखते हैं तो अपने दर्शकों के लिए भी, क्योंकि आप तीनों लोग इस विषय के बहुत बड़े जानकार हैं, लेकिन अपने दर्शकों के लिए बताऊं कि भाई देश में 3 तरह का रेडियो तंत्र है। एक तो वह जो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के तहत आता है, जिस पर सरकार का नियंत्रण है आमतौर पर भारत में, और इसके अलावा कमर्शियल रेडियो एफएम चैनल्स हैं जिनको कि सरकार ने लाइसेंस या परमिट दिया बाद के दिनों में। इसके अलावा सामुदायिक रेडियो है जो 13 साल पहले हमारे साथ है। सतीश जैकब, हम ये समझना चाहते हैं कि जो यूरोप का उदाहरण है, जो दुनिया के और जो विकसित या विकासशील मुल्क हैं,
उनका जो उदाहरण है, आप रेडियो की दुनिया से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, उसके हिसाब से भारत में क्या कोई संकोच है रिफॉर्म्स के लिए रेडियो स्ट्रक्चर में, रेडियो के नेटवर्क में? क्या आखिर, क्योंकि कहा गया पहले कि एफएम रेडियो पर भी, सामुदायिक रेडियो पर भी खबरों का आदान प्रदान होगा, फिर बाद में कहा गया कि पीटीआई की खबरों को लिया जाए केवल, या फिर उसको और थोड़ा सा कम कर दिया गया कि नहीं साहब, ऑल इंडिया रेडियो की बुलेटिन्स का इस्तेमाल केवल करें। तो ये क्या विवाद है, इस पर संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं आप। उर्मिलेश जी, मैं एक शब्द में इसको कह सकता हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत में जहाँ तक रेडियो प्रसारण की बात है वो है उदासीनता। और उस उदासीनता को मैंने बहुत नज़दीकी से, बड़ी नज़दीकी से देखा है। आप को 2-3 बातें मैं बताऊंगा, उसमें लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा। देखिए, हमारा ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी भवन यहाँ है। एक बार मुझे वहाँ पे उनके जो उच्च जो अधिकारी हैं उन लोगों से बात करने का मौका मिला था, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि ऑल इंडिया रेडियो में 60% जो स्थान हैं वो रिक्त हैं अभी तक, और पिछले 15 साल से रिक्त हैं। 15 साल से उनको पूरा ही नहीं किया गया। और उन्होंने एक चीज़ और मुझे बड़ी दिलचस्प बताई कि इनके जो सीनियर लोग हैं जो रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए और दूसरा आदमी नहीं आएगा, तो उन लोगों को रिटेन किया जाता है, रखा जाता है, ताकि वो कुछ साल और काम करें और उनको फिर प्राइवेटली उनको लिया जाए। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये कि जब हम बात करते हैं भारत में मीडिया की, तो आपके दिमाग में जब मीडिया की कोई क्रिटिसाइज़ करता है कि साहब मीडिया गड़बड़ कर रहा है, मीडिया कर रहा है, तो अचानक किसका ख्याल आता है? टेलीविज़न का। रेडियो के लिए किसी का दिमाग नहीं आता, रेडियो। इसका मतलब है कि भारत में मीडिया का मतलब सिर्फ टेलीविज़न है। बल्कि ये तो अजीब विडम्बना है कि टेलीविज़न भारत में मुश्किल से 20 साल भी नहीं हुए उसे। बिल्कुल। और रेडियो जो 100 साल पूरे करने वाला जा रहा है, उसको लोगों ने भुला दिया। अब बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क। और उसके अलावा कि जो रेडियो कर सकता है जनता के लिए हर चीज़ में, चाहे वो विज्ञान हो, जैसे इन्होंने बताया, नॉलेज की बात हो, स्किल की बात हो। और अब हमारे यहाँ भारत में बेकारी बहुत है। अगर रेडियो को ये ज़्यादा एक्सपेंड करें, भारत के पास बजट है, तो हज़ारों बच्चों को नौकरी भी मिल सकती है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ बहुत संक्षेप में, हमारे पास वक्त कम है, कि आखिर वो संकोच कहाँ है, क्यों है? मैं समझता हूँ कि संकोच इसलिए है कि जो हमारे राजनीतिक हैं, राजनेता हैं, उनको ये डर रहता है कि टेलीविज़न पे तो उनका कंट्रोल हो सकता है, आप लाइसेंस विड्रॉ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो सकते हैं। रेडियो एक ऐसी चीज़ है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन वो उनका ये, मैं समझता हूँ ये जो डर है ये बेकार है। इसकी वजह यह है कि भारत में कोई साबोटाज नहीं करता इतना। लेकिन उदय चावला, अगर हम माने कि संकोच प्रशासनिक स्तर पर है, सरकारी स्तर पर है, लेकिन शायद ये एक एश्योरेंस या एक आश्वासन पूरे समाज को या गवर्नेंस की एजेंसीज को नहीं है कि जो एफएम चैनल्स हैं, अगर उनको पूरी आज़ादी खबर पढ़ने की दे दी जाए, बुलेटिन की दे दी जाए, अपने ढंग से सूचना के आदान प्रदान की दे दी जाए, मनोरंजन के अलावा, तो वो उसका इस्तेमाल किस प्रकार करेंगे? क्योंकि उनका नेटवर्क जाहिर है टेलीविज़न से बहुत बड़ा है, तो उनको ये शायद एश्योरेंस या गारंटी या आश्वासन वो नहीं मिल पाता एफएम रेडियो के चैनल से कि ये जो इजारेदारी है कुछ घरानों की केवल एफएम रेडियो पर, बड़े घराने जाहिर है उसमें हैं, तो वो उसमें डेमोक्रेटाइजेशन उतना नहीं रहेगा जिस तरह दुनिया के और मुल्कों में हुआ है। क्या ये एक पहलू है? क्या पहलू तो है, लेकिन मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि न्यूज़, आपके पास सोशल मीडिया है, नेट है, टेलीविज़न है, प्रिंट है, मेरे ख्याल से कितने न्यूज़पेपर्स हैं, कितनी मैगजीन है, गिनती नहीं है, 10,000 होंगे हिंदुस्तान में। सबको अलाउ किया हुआ है, सिर्फ रेडियो को रोका हुआ है। आज तक कोई घटना भी नहीं हुई है। हम लोग फिर भी बातें करते हैं ऑडियंस से, जितना रेडियो का और जो सुन रहा है उसमें जितना आदान प्रदान होता है किसी मीडिया में नहीं होता। सोशल मीडिया को अगर हम हटा दें, उसमें तो डायरेक्ट ही होता है। तो अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं आई थी। बहुत साल पहले दार्जिलिंग में एक केस हुआ था, मेरे ख्याल से 10 साल से ऊपर हो गए, जब किसी कोई जोक में, एक चौकीदारी की जोक में राइट्स हो गए थे। उसके बाद आज तक नहीं हुआ। हमने एकदम एक्शन लिया, है ना। हम लोग ज़्यादा फिक्र करते हैं क्योंकि हमें पता है पावर ऑफ रेडियो है। लोग क्यों नहीं देने चाहते? क्योंकि रेडियो की पावर बहुत ज़्यादा बड़ी है।
रेडियो आप घूम रहे हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप सुन सकते हैं रेडियो। टीवी में तो आप सिर्फ शाम को देंगे, सुबह को देखेंगे, प्रिंट आप सुबह पढ़ेंगे। लेकिन इस बात तो को कैसे आप एश्योर करेंगे? बिल्कुल एश्योरेंस है कि केवल कुछ ही घरानों की जारीदारी कायम नहीं हो जाएगी अब इसमें रेडियो के समाचार नहीं, पर? देखिए, आप आपने ओपन ऑक्शन किया जी। आप अगर सरकार की ये पॉलिसी है कि हमें पैसा ज्यादा चाहिए, तब तो बड़े बड़े घराने आएंगे, छोटे घराने कैसे ले पाएंगे? आपके छोटे घराने आए थे। सतीश, ये जो उदय चावला कह रहे हैं बात सही है, लेकिन जो आपका बीबीसी का अनुभव है या दुनिया के और जो मुल्कों में इस तरह के जो निजी क्षेत्र में जो रेडियो आए हैं, उसकी रोशनी में क्या आपको लगता है भारत के लिए स्ट्रेटजी बेहतर क्या हो सकती है रेडियो में, अपार्ट फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो? देखिए, शुरू से ही जब से एफएम रेडियो की यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ, हमारे यहाँ आया, तो मैं उस वक्त बीबीसी में था, तो हम लोग चर्चा करते थे कि उन्होंने कहा साहब इनके जो लाइसेंसेस हैं उनका ऑक्शन होगा। ऑक्शन में जब आप ऑक्शन की बात करते हैं इतने बड़े देश में जहाँ 1 अरब से भी ज़्यादा आबादी है, तो उसका मतलब ये है कि कुछ ही लोग हैं जिनके पास उतना पैसा है जो उस ऑक्शन में ले सकते हैं। बहुत से लोगों के पास वो पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास हुनर है, उनके पास टैलेंट है, उनके अंदर एक जोश है। वो जोश जो उनके अंदर है उसको वहाँ मार दिया जाता है। अब आप देख लीजिए, जैसे आपने खुद ही कहा कि जो एफएम चैनल्स हैं उसके मालिक कौन है? कॉरपोरेट्स, वही है ना। अब कॉरपोरेट्स तो हर चीज़ को मोनोपोलाइज करता है, जितने ऑप्शन देंगे, और वो टीवी में भी हैं, वो अखबार में भी हैं, वही है, वो तो वेबसाइट्स में भी हैं। भारत की सबसे बड़ी जो हमारे जो नीति बनाने वाले हैं, सबसे बड़ी गलती है कि उनको सोचना चाहिए कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं समाज के अंदर जिसमें सरकार को पैसा लालच नहीं करना चाहिए, पहले का देखना चाहिए कि ये इससे कितना योग मिलेगा। सतीश, हम आपकी इस टिप्पणी के साथ अंतराल लेते हैं और अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो हम बहुत ठोस ढंग से आप तीनों मेहमानों से हम यही जानना चाहेंगे कि भारत में सूचना के आदान प्रदान का प्रवाह जो है वो सतत बना रहे, इसके लिए क्या फॉर्मेट हो सकता है, क्या मैकेनिज्म हो सकता है, कैसा वो फोरम, कैसा वो मंच, क्या व्यवस्था हो सकती है? एक बहस हम कम से कम आज की इस चर्चा से छेड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे देश में एफएम रेडियो के बारे में, कम्युनिटी रेडियो के बारे में एक अंतराल। मीडिया मंथन में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम अपनी चर्चा में रेडियो को ले रहे हैं कि कैसे भारत में रेडियो, जो एक बड़ी संभावना है, जिसका इस सामाजिक विकास में, सांस्कृतिक उत्थान में एक बेहतर और जागरूक नागरिकता को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, आखिर वो कहां ठहरा हुआ है, उसके सुधारों का जो पहिया है, खासकर रेडियो तंत्र में, वो क्यों संकोच का शिकार बना हुआ है, क्यों असमंजस है कहीं ना कहीं नीतियों के क्रियान्वयन के मामले में। विपुल, हम एक पहलू ये समझना चाहते हैं कि अगर आप, जैसे यूनेस्को की आपने चर्चा की, यूनेस्को भी कहता है कि हम रेडियो के जरिए पूरी दुनिया में चाहते हैं कि एक सूचना से लैस जागरूक नागरिकता पैदा हो, और भारत को उसकी बहुत ज़रूरत है। जिस तरह का अंतर्विरोधी समाज है, जिस तरह की डायवर्सिटी है, जिस तरह की अनेकता में एकता की बात हम कर रहे हैं आज, उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि एक नेटवर्क, विशाल जो ये नेटवर्क रेडियो का है, उसको कैसे समायोजित किया जाए। वो क्या फॉर्मेट हो सकता है जब भारत में रेडियो, खासकर जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, वह भी सूचना, ज्ञान के जो पहलू हैं, जो कंटेंट है, उसके प्रसारण में उतरें और क्रॉस मीडिया होल्डिंग का भी खतरा न पैदा हो? वो क्या हो सकता है? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि हम लोगों को अपनी कुछ जो मौलिक जो जानकारियां हैं वो बदलनी पड़ेंगी। पहले तो हमने ये मान लिया कि ऑक्शन करेंगे, जो सबसे ज़्यादा पैसे दे सकता है उसको दे देंगे रेडियो स्टेशन। तो देखिए, जैसे मान लीजिए सड़क पे आप चल रहे हैं तो फुटपाथ के तो पैसे नहीं मिलते, लेकिन पार्किंग लॉट के पैसे मिल जाते हैं। अगर पार्किंग लॉट आप बनाएंगे तो आप उठा सकते हैं उनको किराए पे, कॉन्ट्रैक्ट पे उठा सकते हैं। तो आप फुटपाथ बनाना बंद कर देंगे क्या? तो ये बात है कि आपको कभी कभी देखना होता है कि मार्केट वैल्यू से बड़ी सोशल वैल्यू होती है। तो मान लीजिए जैसे कि आपके यहाँ चेन्नई में इतनी बड़ी बाढ़ आई, जैसे कि उत्तराखंड में इतनी बड़ी बाढ़ आई थी, तो अगर आपके हज़ारों लोग उसमें मरते हैं, अगर उनको बचाया जा सके रेडियो के माध्यम से, जैसे जापान में होता है, अर्थक्वेक को लेके वो डिज़ास्टर कम्युनिटीज़ बनाते हैं, विनाश की, आपदा की कम्युनिटीज़ बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, जैसे आपने कहा कि क्रॉस मीडिया होल्डिंग, आपको किसी न किसी रूप में ये करना पड़ेगा कि जो जिस क्षेत्र का रेडियो स्टेशन आप उठाना चाहते हैं, हैदराबाद में भी वही कंपनी, दिल्ली में भी वही कंपनी, देहरादून में भी वही कंपनी, ये बात तो ठीक नहीं है।
तो इसके लिए आप नीतियां बना सकते हैं। एमआरटीपी होता है, जो मोनोपोली टेंडेंसीज होती हैं उनको हटाने के लिए कंपटीशन कमीशन होता है। इस तरह की चीज़ें रेडियो में बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि रीजनलिज्म भी बढ़े और उसके अलावा जो डाइवर्सिटी है मीडिया की, जी, जो बहुलतावाद है, वो जिंदा रह सके। क्या उदय चावला, आप चूंकि ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, क्या आप लोग इस बात का साथ देंगे? क्या इस प्रपोजल का समर्थन करेंगे कि रेडियो क्षेत्र के लिबरलाइजेशन में अगर कोई बड़ा कदम उठाया जाता है देश में, अगर कंसेंसस बनती है, माहौल बनता है, तो आप भी कहें कि हाँ, क्रॉस मीडिया होल्डिंग पर हम सहमत नहीं हैं, एक ही उद्योगपति, एक ही कारपोरेट, एक ही घराना सभी क्षेत्रों के मीडिया को कंट्रोल न करे? अभी जो पॉलिसी है 15% से ज़्यादा कोई होल्ड नहीं कर सकता रेडियो में। देखिए, दोनों चाहिए हमें क्योंकि जो प्रोफेशनलिज्म आता है वो बड़े प्लेयर से आता है और हमें छोटे भी चाहिए। सरकार को करना चाहिए छोटे स्टेशन में, जैसे बोलते हैं क्षेत्रीय स्टेशन में, उनको एक अलग पॉलिसी बनानी चाहिए लोकल लोगों को लाने के लिए, लोकल नए नए मीडिया हाउस बनाने के लिए। अब जैसे आपके हिसार में आए थे, एक प्रॉपर्टी ब्रोकर आके उसने रेडियो स्टेशन खोल दिया, फिर इतना पैसा लगा प्रसार भारती के पैसा, इतना पैसा सब तरफ से लूट हो रही है। छोटे स्टेशन में जितनी लूट है, प्रसार भारती ने भी 50% बढ़ा दिए रेट, सब बढ़ाते हैं तो छोटे भाग जाते हैं। अगर छोटों को लाने उनके लिए नीति बनानी पड़ेगी। अब छोटे शहरों में हमें जरूरत है नए नए लोगों के लिए, बिल्कुल जरूरत है, इसमें हम पूरा सहयोग देंगे। जी सतीश, हम थोड़ा कम्युनिटी रेडियो को जोड़ते हैं इस चर्चा में। कम्युनिटी रेडियो का दुनिया के अनेक देशों में, जैसा आप स्वयं कह रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान है। अपने देश में बहुत देर से हमने यह काम शुरू किया, लेकिन अभी भी कम्युनिटी रेडियो का कंट्रोल अगर देखा जाए, बताया जाता है कि 180 के आसपास कुल मिलाकर केंद्र अभी चल रहे हैं। हो सकता है थोड़ा इस बीच में और बढ़ गए हो, हमारा पुराना आंकड़ा है, लेकिन जो भी हैं उसमें ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास हैं वो, या कुछ एनजीओ के पास हैं, कुछ कृषि क्षेत्र के जो संस्थान हैं उनके पास हैं। लेकिन एक कम्युनिटी रेडियो, कम्युनिटी का कंट्रोल, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी का कंटेंट, उसकी सहमति, उसके विचार, वो चीज़ें मुझे लगता है अभी नहीं है। आपका क्या अनुभव है? देखिए, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली है कह के कि कम्युनिटी रेडियो की बात करने। मेरे दिमाग में शुरू से, जब हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी, मेरे दिमाग में ये था कि मैं कब मुझे मौका मिले कि मैं कम्युनिटी रेडियो के बारे में आपको बताऊं। कम्युनिटी रेडियो एक ऐसी चीज़ है जो, देखिए, मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि रेडियो के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सूचना पहुँचे। हमारा इतना बड़ा देश है, कई जगह टेलीविज़न नहीं है, सिर्फ रेडियो के ज़रिए आप सूचना पहुँचा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेस्ट फार्मूला है कम्युनिटी रेडियो। आप छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो के लिए गवर्नमेंट को चाहिए ऐसी उदार पॉलिसी बना दे कि जो भी लाइसेंस मांगे उसको दे दो, और उनके लिए ट्रेनिंग नहीं चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत आसानी से, वो छोटे एक एरिया के लिए होता है, और वो अगर हम उसको हर जगह लगा दें, पूरे देश में फैला दें, तो सारी प्रॉब्लम वहीं दूर हो जाती है। उससे आप गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है किसानों के लिए उनको पता लगेगा, उनके ही भाषा में उन्हीं के लोगों ने बताएंगे। बीमारी के बारे में स्त्रियों को, आप स्वयं जामिया के से, देखिए, मैं जामिया पर आ रहा हूँ। जामिया में ये ऐसे बातों बातों में हमने कहा, वहाँ पर मैं उनके साथ एक तरह से एडवाइज़र था, तो मैंने कहा यार यहाँ पर कम्युनिटी रेडियो चलिए खोला जाए। वो सबको चीज़ पसंद आ गई, उन्होंने फ़ौरन अप्लाई किया, और वहाँ पे कम्युनिटी रेडियो, वो मीडिया जो उसका स्कूल है, उन्होंने शुरू कर दिया। देखते देखते ऐसा हुआ कि पूरे क्षेत्र में जितने भी उस कॉलोनी में लोग रहते हैं, वो सिवाय कम्युनिटी रेडियो के सुनने के और कुछ काम ही नहीं करते थे। और महिलाएं बैठ के दोपहर में प्रश्न करती थी और टेलीफोन पे बात करती थी, हमारी ये समस्या है उस, और इतना लगाव और इतना ज़्यादा वो जुड़ गए कि उससे ज़्यादा सफलता किसी और चीज़ को मिली नहीं। मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं छोटी सी, कि देखिए कई जगहों पे कम्युनिटी मीडिया, कम्युनिटी रेडियो से भी आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे कि टेलीविज़न के द्वारा लोग छोटे अपने एक मोबाइल फ़ोन लेके आप चित्र खींच सकते हैं पूरा, कि नॉन पेस्टिसाइड फार्मिंग हो रही है, कि हम बिना कीटनाशक, घटिया और रासायनिक दवाइयों के इस्तेमाल के हम कैसे अपने फसलों को बचा सकते हैं। और छोटा सा वीडियो बनाया और उसको अपलोड कर दिया, और लोग कम्युनिटी मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये इसकी संभावनाएं अनंत हैं। अभी विपुल, चेन्नई की जो विभीषिका रही है, उसके संदर्भ में अगर मैं देखूं, और नेपाल में कम्युनिटी रेडियो ने काफ़ी बड़ा उसका योगदान रहा है, खासकर भूकंप के बाद लोगों को सूचना देने, सूचना पहुंचाने का, खतरों के बारे में बताने का। लेकिन चेन्नई में शायद जो जान माल की बहुत बड़ी क्षति हुई, हम उसे और मिनिमाइज कर सकते थे और अगर कम्युनिटी रेडियो का बड़ा नेटवर्क होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसमें सबसे अच्छा मॉडल जो है
वो यूरोप में भी है, लेकिन सबसे अच्छा मॉडल जापान में है। जी। तो उन्होंने, चूंकि वहाँ पे भूकंप आते रहते हैं, तो उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें कि छोटे छोटे समाज बन गए हैं, और उन समाजों का काम यह है कि सिर्फ वो भूकंप की तैयारी करते हैं। वो बच्चे को पता है कि अगर भूकंप आएगा तो क्या करना है, सबसे पहले कहाँ छुपना है, स्कूल का क्या करना है, पशुओं का क्या करना है, बाहर भागना है या अंदर भागना है, समुद्र की तरफ नहीं जाना। तो इस तरह की चीज़ें हैं, उसको उन्होंने नाम दिया है डिजास्टर कम्युनिटी का। तो अगर हम इस तरह, हमारे यहाँ आपदाएं आती रहती हैं हमारे देश में, अगर इस तरह की हम तैयारी कर लें और समुदायों को दे दें, इसके अलावा जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, इन सब चीज़ों में भी अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे तो छोटे छोटे स्तर पे बहुत कमाल की चीज़ें हो सकती हैं। मैं विपुल जो आप कह रहे हो, मैं वही कह रहा था कि आप कम्युनिटी रेडियो के ज़रिए, जैसे आपके RWA वेलफेयर एसोसिएशन हैं, मोहल्ले के हैं, ये सब कुछ है, जहाँ पर आप स्वच्छ भारत की बात करते हैं उसके पर वो फोकस वहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल, ये देख सकते हैं कि कहाँ पर कूड़ा पड़ा है, कहाँ पर। अब जैसे हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप हमको फ़ोन करके बताइए कहाँ पर कूड़ा उठा नहीं है, हम उसको ढूंढ। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर कम्युनिटी रेडियोज़ हैं तो वो जो मोहल्ले वाले लोग हैं वो इस चीज़ को उठा सकते हैं, उसमें पैसा खर्च नहीं होता, मीडियम वेव सबसे सस्ता है और बहुत जल्दी उसका वो मिल जाता है। और जो वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, जो बच्चे हैं, वो ही ब्रॉडकास्टर वहाँ बन सकते हैं। लेकिन सतीश, एक सवाल उठता है और बहुत सारे लोग उठाते हैं समाज में, खासकर जो उदारता या इस क्षेत्र में रिफॉर्म्स पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि अगर जिस तरह का हमारे समाज में अभी टकराव है, अंतर्विरोध है, बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं जिससे लोग कहते हैं कि समाज में उतनी सहिष्णुता नहीं है, उतनी उदारता नहीं है। कई बार लाउड स्पीकर पर कुछ आवाज़ें दे करके लोग खुराफात पैदा कर देते हैं समाज में। तो एक दुरुपयोग की जो आशंका है कम्युनिटी रेडियो में कि अगर ओनरशिप, अगर कम्युनिटी कंट्रोल जो है, अगर गलत लोगों के हाथ में चला गया तो उसके खतरे भी बहुत हैं। क्या इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? देखिए, इसको कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है जी कि जब अगर आप कम्युनिटी रेडियो में जो पार्टिसिपेशन होगा वहाँ के मोहल्ले के सब लोगों में होगा जी, वो हर चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हो, कुछ भी करते हो, वो सब जुटे हुए होंगे एक जगह। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बहुत बड़ा पार्क है हमारे घर के पीछे। सरकार ने कहा था कि पत्ते ना जलाए जाएं, उससे बढ़ता है प्रदूषण बढ़ता है। तो वहाँ पे लोग सर्दियों में ख़ास तौर से जो भी कुछ मिला उस आग जला के ताप रहे हैं, आग, पत्ते जला रहे हैं, ये जला रहे हैं। अब उसकी सूचना कहीं सरकार के पास पहुँच ही नहीं पाती। अब वो कम्युनिटी रेडियो अगर उस इलाके का ही है जी, तो आपस में वो बात कर सकते हैं, देखो यहाँ पर आग लगी है, ये ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो वहाँ लोग जाके उनको मना कर सकते हैं कि भाई ये मत करो। बिल्कुल जो बात सतीश कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिल्कुल अंत में हमारा समय खत्म हो गया है कि जो जिस आशंका की बात मैं कर रहा हूँ वो मेरी नहीं है। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं जो समाज के स्टेक होल्डर्स हैं, खासकर इस क्षेत्र में भी। अगर कोई आशंका के सवाल हैं तो उनको न्यूनतम करने के लिए क्या कोई मैकेनिज्म हो सकता है? क्योंकि शहर में तो संभव है जहां नागरिकता ज़्यादा सचेत है, लेकिन गांव में पंचायती राज के नाम पर अभी भी 2 या 4 या प्रधान या ब्लॉक प्रमुख या उस तरह के लोगों का राज होता है और ग्राम सभा पूरी तरह एक्टिवाइज नहीं होती है। जनरल बॉडी के हाथ में जो ताकत होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो उसका क्या कैसे उसको एड्रेस किया जाए? देखिए, जहाँ तक अगर जो बहुत छोटे रेडियो स्टेशन हैं उनके ऊपर तो ये आचार संहिता हो सकती है कि यदि आप न्यूज़ देंगे, जिसके लिए हमने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की हुई है कॉमन कॉज, मैंने उसी की चर्चा की। जी, तो उसके अंतर्गत तो ये है कि आप जो राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, PTI है, UNI है या आकाशवाणी है, उससे आप समाचार ले सकते हैं। जी। और अगर आप लोकल समाचार ले रहे हैं तो किस विश्वसनीय सूत्रों से, जिसकी लिस्ट दी जा सकती है, वहां से आप ले सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं, पर डरने से काम नहीं चलेगा। उदय, आपका बिल्कुल अंत में क्या लाइन है? हमारे एकदम खत्म है समय। देखिए, जहाँ तक चेन्नई का सवाल है, FM ने बहुत काम किया है जी। हमने आंध्र प्रदेश में किया, हम सबको करना है, हम सब देश के लिए करते हैं। न्यूज़ बिल्कुल होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ न्यूज़ फ्रॉम। तो अभी तक क्या डेवलपमेंट है? अभी तो हमारे को ऑल इंडिया रेडियो से आपकी बात होती है? हाँ, ऑल इंडिया रेडियो दे रहे हैं पहले स्टेज में, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्टेज में जब मॉनिटरिंग सिस्टम हो जाएगा वो अदर सोर्सेज भी दे देंगे, PTI अदर्स। वो हमारे लिए बहुत, हम अपनी भाषा में बोलें। हम भी चाहते हैं कि धीरे धीरे हो जी, एकदम कभी कभी नुकसान हो सकता है। मुझे लगता है आप तीनों लोगों ने रेडियो के विस्तार, उसकी गुणवत्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। मैं समझता हूं कि आज की चर्चा से जो बात निकली है वो जरूर उस पर बहस होनी चाहिए
और बहस इस बात पर होनी चाहिए कि रेडियो का काम सूचना से लैस एक जागरूक नागरिकता पैदा करना है, जिसकी भारत को आज बेहद जरूरत है। इन शब्दों के साथ आज की चर्चा का हम यहीं समापन करते हैं। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।